हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज से बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल जो है हम लोगों को इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो जितने भी सारे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो इन सब में हमें जो जो मटेरियल लगता है, जिसकी जिसकी ज़रूरत होती है, तो उसको यूज करने से पहले उसकी प्रॉपर्टी, उसके बारे में जो है जान लेना अच्छा होता है। ठीक है, अगर उसके बारे में पूरी जानकारी रहती है तो हमें कंस्ट्रक्शन करने में जो है आसानी होती है। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, ईंट के बारे में, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और लकड़ी वुड के बारे में पढ़ेंगे, पेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद से लाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इनसे हम लोग कैसे बनाया जाता है, ठीक है, इसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत हम लोग एकदम क्रम से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल में सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टोन। ठीक है, स्टोन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टोन जो है बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पहले के ज़माने में अगर हम देखें तो जितने भी सारे निर्माण हुए वो सारे के सारे स्टोन से ही हुए। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें तो जो आगरा का ताजमहल है, और इसके बाद से लाल किला है, दिल्ली का लाल किला है। ठीक है, और इधर अगर हम जाएं तो साउथ में अगर जाएं तो हम लोग जितने भी सारे बड़े बड़े मंदिर बने हैं, तो ये सारे के सारे जो है स्टोन से ही बने हैं। और मतलब पहले के लोगों में भी इतना ज़्यादा वो था, ज्ञान था, समझदारी थी कि उन्होंने बनाया तो वो जो कंस्ट्रक्शन है, वो जो बिल्डिंग है या मंदिर है या मकबरा, जो भी मतलब जितने भी सारे कंस्ट्रक्शन हुए वो आज तक जो है टिके हुए हैं बिना किसी मतलब टूट फूट के। ठीक है, और कितने सारे जो कंस्ट्रक्शन हुए पहले के ज़माने में कितने सारे टूट गए। अगर हम उधर जाएं इजिप्ट में देखें, मिस्र के जो पिरामिड हैं, तो पहले के ज़माने में लोगों ने क्या स्टोन को काट करके और इतने बड़े, बहुत बड़े बड़े और कितने भारी भारी जो है स्टोन थे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए और उसके बाद से कंस्ट्रक्शन किया, और वो आज तक वैसे के वैसे ही मतलब दिख रहे हैं। ठीक है, तो शायद पहले के लोगों में जो है इतनी जानकारी थी, उनको इसके बारे में जो है ज्ञान था, और उन्होंने जो है इसका उपयोग किया। अगर हम देखें तो बहुत सारे जो है पहाड़ों में जो है गुफाएं हैं, और उन पहाड़ों को काट कर ही उसमें जो है पहले के लोग रहते थे। ठीक है, तो स्टोन की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग स्टोन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धातु क्या होता है। ठीक है, मेटल, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी सारे हम धातु होते हैं तो उनके बाहरी कक्षा में जनरली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये धातु होते हैं। तो धातु के अंतर्गत जैसे हम अगर देख लें तो हमारा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, और इसके बाद से बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सारे धातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन धातुओं की, ये तो हो गए धातु। ठीक है, तो इन धातुओं की जो है कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, इनका जो है खुद का जो है गुण होता है। ठीक है, तो धातुओं को क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जो है चमकदार होते हैं,
आघातवर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं। चमकदार को जो धातुओं का चमक होती है उसको हम लस्टर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, धातुओं की जो चमक होती है उसको लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे धातु हैं उनकी अपनी अपनी एक चमक होती है। ठीक है, तो वही चमकदार है। और आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय का मतलब इसको हम इंग्लिश में बोले मेलाबिलिटी। ठीक है, तो मेलाबिलिटी का मतलब कि अगर हम इसको पीटेंगे तो ये बिना क्रैक हुए पतली शीट के रूप में क्या होगा, फैलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मेलाबिलिटी बोलते हैं। तो धातु की जो ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको पीटने पर ये पतली शीट के रूप में फैलता जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम मेलाबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद से है तन्यता, टेनासिटी। ठीक है, तो टेनासिटी का मतलब ये है कि अगर कोई धातु है तो उसको हम खींचेंगे। ठीक है, तो खींचेंगे तो वो पतली वायर के रूप में लंबा होता जाएगा। ठीक है, तो उससे पतला वायर बनता जाएगा। ठीक है, तो जो धातु की ये प्रॉपर्टी होती है इसको हम तन्यता बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर हम 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम अगर सोना लें तो उससे हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई तन्यता। ठीक है, टेनासिटी। तो धातु के बाद अब आता है मिनरल, खनिज किसको कहते हैं। ठीक है, खनिज किसको कहते हैं। ठीक है, तो धातु या उसके यौगिकों से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं उसे हम मिनरल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इसको खनिज कहते हैं। ठीक है, तो धातु या उसके यौगिकों से युक्त वे पदार्थ जो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं उसे हम मिनरल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मिनरल है ये नेचुरल अवस्था में पाया जाता है, इसको कोई बनाता नहीं है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है उसके सरफेस के नीचे अगर हम जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम सरफेस के नीचे जाएंगे तो कहीं कहीं सोने का भंडार मिल गया, कहीं कहीं चांदी का भंडार मिल गया, कहीं कहीं एल्युमिनियम का भंडार मिल गया, कहीं तांबे का भंडार मिल गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम पृथ्वी की खुदाई करते हैं तो उसमें हमें मिलता है, उसमें हमें मिनरल ही मिलते हैं। ठीक है, ये एकदम नेचुरल प्राकृतिक रूप में जो मिलते हैं इस। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि इसको हम मिल में ले जा करके, कंपनी में ले जा करके इसको हम प्यूरिफाई करते हैं, साफ़ करते हैं और उससे हम जो है लोहा, चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक ये सब प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसको प्यूरिफाई करके। ठीक है, तो जो नेचुरल रूप में जो हमें मिलता है उसे हम मिनरल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि कोई मिनरल में जो है एल्युमिनियम की मात्रा, मतलब एल्युमिनियम का परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है कि कोई मिनरल में जो है सिल्वर की परसेंटेज ज़्यादा हो, किसी में कॉपर की परसेंटेज ज़्यादा हो, किसी में लोहे का परसेंटेज ज़्यादा हो। तो जब हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो इसको पहचान करके और उसके हिसाब से इसे हम प्यूरिफाई कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मिनरल मिला, अर्थ सरफेस पे हमें मिनरल तो मिला लेकिन उसमें जो है जो धातु है, मेटल है, उसमें जो है उसकी इतनी जो है परसेंटेज या उसकी इतनी मात्रा ज़्यादा नहीं है कि हम उसे जाके प्यूरिफाई कर लें। अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो कहीं हमने पृथ्वी की खुदाई किया, वहाँ पे जो है जो आयरन है वो 80% मिल गया, जो मिनरल मिला वहाँ पे उसमें 80% मिल गया। तो अगर हम उसको प्यूरिफाई करेंगे तो उससे हमें लोहा प्राप्त होगा, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर कहीं हमने खुदाई किया और वहाँ पे जो आयरन की मात्रा केवल 5% है, तो उसमें जो आयरन की मात्रा है बहुत कम है, 5% है, तो उसको हम प्यूरिफाई करेंगे तो हो सकता है उतना ज़्यादा हमें ना मिले, हमें घाटा ही हो। तो इस वजह से इसको हम 2 तरह से देखते हैं। ठीक है, कि कोई मिनरल है उसमें जो है धातु की मात्रा ज़्यादा हो गई, धातु की मात्रा जो है ज़्यादा है। ठीक है, और कोई मिनरल मिला तो हमें उसमें जो है धातु की मात्रा ज़्यादा नहीं मिली, तो
जिसमें हमें धातु की मात्रा ज़्यादा नहीं मिली उसको हम अलग रूप में किसी और रूप में उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें धातु की मात्रा हमें मिल गई, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी, तो इसको हम प्योरीफाई करके अपना जिस भी धातु की मात्रा ज़्यादा है उसको हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। और जिस मिनरल में हमें धातु की मात्रा ज़्यादा नहीं मिली तो उसको हमने अलग रूप में यूज कर लिया, ठीक है। तो कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, जबकि कुछ खनिजों में जो है धातु की खनिजों की मात्रा जो है बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस कारण से सभी खनिजों का उपयोग धातु प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। जिसमें हमें पर्याप्त परसेंटेज मिलेगा मेटल की, उसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अयस्क क्या होते हैं, ठीक है। अयस्क कुछ नहीं होता है, अयस्क जो है कुछ नहीं होता है, ये मिनरल ही है, ठीक है। तो अयस्क ऐसे मिनरल हैं जिनसे हम जो है धातु को आसानी से और कम खर्चे में जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हमने एक अयस्क बोल दिया। अब अभी हमने देखा कि क्या है कि जो खनिज हैं उसमें जो है धातु की परसेंटेज मात्रा बहुत ज़्यादा है और कम भी है, ठीक है। तो जो ज़्यादा है वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, उससे हम धातु प्राप्त कर लेंगे प्योरीफाई करेंगे तो। लेकिन जिसमें कम है उसको हम प्योरीफाई करेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा धातु जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम दूसरे रूप में यूज करेंगे, ठीक है। तो जिन खनिजों को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है जितने भी सारे खनिज हैं तो हो सकता है कि किसी खनिज को जो है उसको मतलब प्योरीफाई करना, उससे मेटल प्राप्त करना बहुत कठिन हो और बहुत खर्चे वाला हो। अगर हम देखें तो हमें कोई खनिज मिल गया, ठीक है, खनिज मिल गया हमें और उसमें उसको हमने अगर प्योरीफाई किया तो हमें 1 किलो सोना मिला, ठीक है। तो 1 किलो सोना मिला और उस 1 किलो सोने की जो है मार्केट में प्राइस मान लेते हैं कि 80 रुपये है, ठीक है। तो हमने उसको प्योरीफाई किया तो हमें 1 किलो सोना मिला और उसकी कीमत 80 रुपये है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उसको प्योरीफाई करने में हमें 100 रुपये खर्च हो गए, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसको हम अयस्क के अंतर्गत हमें नहीं रखते इसको, ठीक है। तो ऐसे ही मिनरल को हम लोग अयस्क के अंतर्गत रखते हैं जिससे कि हम आसानी से धातु को प्राप्त कर सकें और खर्चा भी कम हो, ठीक है। तो उसे ही हम अयस्क बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक बात तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितने भी सारे अयस्क हैं, ठीक है, जितने भी सारे अयस्क हैं वो धातु हैं नहीं, वो मिनरल हैं, ठीक है। जितने भी सारे अयस्क हैं वो खनिज हैं, लेकिन जितने भी सारे खनिज हैं वो अयस्क नहीं हैं, ठीक है। इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी सारे खनिज हैं उन सब से हम धातु नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है, इसलिए वो अयस्क नहीं है। और जिनको भी हम अयस्क की श्रेणी में रखेंगे तो ये जाहिर है कि हम उससे क्या करेंगे कि आसानी से और कम खर्चे में जो है धातु प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और अयस्क जो है किन किन रूपों में मिलते हैं, तो अयस्क हमें ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं, सल्फाइड के रूप में मिलते हैं, कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं और हैलाइड के रूप में मिलते हैं, ठीक है। ऑक्साइड कहने का मतलब है कि जो नेचुरल रूप में हमें मिनरल मिलेगा, ठीक है, जिससे हम धातु प्राप्त करेंगे तो उसको हम अयस्क बोलेंगे। तो जो अयस्क होगा उसमें जो है ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, ठीक है। और सल्फाइड का मतलब है कि उसमें सल्फ़र जुड़ा रहेगा। और कार्बोनेट का मतलब है कि CO3 जुड़ा रहेगा। और हैलाइड का मतलब है कि उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हो सकते हैं, ठीक है। देखिए हम जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें एक होता है हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये होते हैं, ठीक है। तो इनको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है।
तो क्या है कि हैलाइड अयस्क में ये क्लोरीन जुड़ा है, वहाँ पे इसमें ये सोडियम का अयस्क है तो इसमें Na3Al F6, तो इसमें क्या है कि फ्लोरीन जुड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम हैलाइड अयस्क जो है बोलेंगे। थैंक यू।